मार्क्स कब काउंट करते हो? जब रिजल्ट मिलता है या जब एग्जाम दे देते हो तभी? हुआ ना कंफ्यूजन? वैसे ही कंफ्यूजन होता है कि अकाउंटिंग में हम लिखें कब, जब इनकम जनरेट हुई है या जब इनकम एक्चुअली रिसीव्ड हुई है कैश में। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम देखते हैं आज का वीडियो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखिए, देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम एंड वन मोर सिंगल एंट्री सिस्टम। बट अभी हम पहले डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं। हमें अकाउंटिंग करनी है डबल एंट्री सिस्टम पर ही, ठीक है? तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मीन्स द वे इन विच अ बिजनेस रिकॉर्ड्स its financial transactions. There are two main systems. Okay, first है डबल एंट्री, सेकेंड है सिंगल एंट्री। बट अभी हम पहले समझ लें कि ये है क्या। तो डबल एंट्री में हम क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, हर ट्रांजेक्शन्स को दो जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? In this system, every transaction is recorded in two accounts. One is debit and one is credit. Okay, एक डेबिट अकाउंट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। मतलब हर चीज को हमें दो जगह लिखना है। एक उसका साइड होगा डेबिट, दूसरा उसका साइड होगा क्रेडिट, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है? अब ये क्यों होगा, थोड़ा सा इसको एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। बेसिक रूल पहले देखें इसके क्या हैं। देखो, एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट का उसके साथ में ही एक क्या रहेगा? क्रेडिट साइड भी रहेगा। जैसे हम बात करते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, है ना? वैसे ही यहाँ पे रहेगा डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू बाय फर्नीचर फॉर 5,000 इन कैश। मान लो आपने फर्नीचर परचेस किया। सो फर्नीचर अकाउंट में आप क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट में आप लिखोगे, देखो, फर्नीचर परचेस किया है। तो अभी ये रूल्स हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं, बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्नीचर परचेस किया तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में फर्नीचर आया, ठीक है? तो जो भी चीज आई बिजनेस में उसकी तो एंट्री हमें करनी ही है। फर्नीचर बिजनेस में आया, राइट? हम मान के चले कि वो बिजनेस में आ गया, एंड उसके बदले में हमने क्या दिया? हमने कैश में अगर फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास से कैश जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्नीचर अगर एंटर हुआ है बिजनेस में तो कैश बाहर गया है बिजनेस से, ठीक है? एक ही चीज, एक ही ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट हुए, फर्नीचर आया और कैश गया, राइट? तो हमें दोनों जगह लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे फर्नीचर में, असेट में फर्नीचर बढ़ गया, लेकिन हमारे असेट से कैश तो कम भी हुआ है, हमें उसकी भी एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर को डेबिट करेंगे, बिकॉज जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको हमें डेबिट करना होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये एक रूल है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो चीज आई उसको डेबिट करो। फर्नीचर आया, फर्नीचर को हमने डेबिट किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट भी करना है। तो यहाँ पे देखो, आप कैश जा रहा है ना बाहर, बिजनेस से बाहर चला गया, इसको हमने क्रेडिट कर लिया, ठीक? तो ये हो गया ड्वेल एस्पेक्ट, जो ये बताता है कि हर चीज के डबल इफेक्ट होंगे। फर्नीचर अगर आ रहा है तो कैश जाएगा भी, फर्नीचर बढ़ गया तो कैश कम भी हो गया, ठीक है? तो दोनों को लिखना है हमें। ये है ड्वेल एंट्री सिस्टम, राइट? इसके फीचर्स क्या हैं? देखो, सबसे पहली बात तो कंप्लीट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड। कंप्लीट हो गया, हर चीज हमने लिख ली, हमने ये बता दिया कि फर्नीचर आया है, साथ ही में कैश भी गया, ठीक है? हमने जब इसकी एंट्री की तो हमने लिखा फर्नीचर डेबिट, ओके, फर्नीचर डेबिट, एंड कैश को हमने लिखा, कैश को हमने लिखा टू कैश करके, राइट? मतलब कि कैश को हमने क्रेडिट लिखा। अब हम इसका अमाउंट लिखेंगे तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 5,000 और इधर हम क्रेडिट साइड में भी लिख रहे हैं 5,000, ओके? तो यहाँ हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। देखो, आप दोनों साइड अगर देखोगे, मैच करोगे तो क्या होगा? इधर भी 5,000 एंड दिस साइड ऑल्सो वी विल गेट 5,000। मतलब हमारे दोनों साइड भी इक्वल हो गए, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डेबिट वर्सेस क्रेडिट विल बी इक्वल, राइट? तो दोनों साइड इक्वल हो गए। फर्नीचर बड़ा है तो कैश कम हो गया, राइट? हमने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी। सो दिस इज डेबिट, दिस इज अबाउट डुअल एंट्री सिस्टम। कंप्लीट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स,
हेल्प्स फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अब जिससे हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, बिकॉज अभी हमने कॉन्सेप्ट्स में और प्रिंसिपल्स में क्या पढ़ा था कि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितनी इनकम हुई है उतना ही एक्सपेंसेस हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। फर्नीचर अगर आ रहा है तो उतने का कैश जा भी रहा है, एक्सपेंसेस भी बराबर हुआ। इट मीन्स यहाँ हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि हमें एक तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है, डिटेल इंफॉर्मेशन हो रही है, डिटेक्ट्स एरर्स इजीली, और हमें अगर कोई एरर हो गई तो वो भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? मान लो कि मैंने यहाँ तो 5000 लिख दिया फर्नीचर आते समय, बट कैश की एंट्री करते टाइम मैंने यहाँ पे गलती से 500 लिख दिया। ओके, अब आप देखो जब हम टोटल लगा रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 5000 आ गई, और इस साइड पे टोटल क्या आ गई? इस साइड पे टोटल आ गई मेरी 500। आप समझ जाओगे कि कुछ तो गलती हुई है ना। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते टाइम अमाउंट गलत लिख दिया, इधर की टोटल 5000, उधर की टोटल 500, डिफरेंस आ गया 4500 का। मतलब समझ में आया कि कुछ हमने गलत लिखा है, ठीक है। तो हम एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। यूज बाय ऑल टाइप्स ऑफ बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस। अब देखिए ये इतनी एक्यूरेट और बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है अकाउंटिंग को लिखने की कि इसको हर बिजनेस अप्लाई करता है। जनरली जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें इसको अप्लाई किया ही जाता है, ठीक है, बिकॉज ये पूरी तरीके से एक साइंटिफिक मेथड है। अब यहाँ बात करते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम की। है ये भी एक मेथड, बट ये उतनी साइंटिफिकली और उतनी एक्यूरेट नहीं है, राइट। चलिए इसको समझते हैं। इन दिस सिस्टम ओनली वन साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। हम यहाँ पे इसको सिंगल एंट्री बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ट्रांजेक्शन को एक ही साइड लिखने वाले हैं, ठीक है। या तो हमने उसका डेबिट साइड लिख दिया या उसका क्रेडिट साइड लिख दिया। मोस्टली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। इसमें इस तरीके की अगर हम सिस्टम को अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ही लिखेंगे, बाकी चीजें छूट जाएंगी। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हम नहीं लिख पाएंगे। कैश और पर्सनल अकाउंट मीन्स जो भी चीजें आपने कैश में लेन देन किया है वो आप इसमें लिख लोगे, साथ ही आप इसमें पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड लिखोगे कि किसको दिया किससे लिया, बस इतनी इंफॉर्मेशन इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिसीव 10,000 फ्रॉम अ कस्टमर, आपने किसी कस्टमर से 10,000 रुपीज लिया, सो ओनली द कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। आपको क्या करना है, बस आपने कैश ले लिया ना, तो आपके पास में बिजनेस में कैश आया, आपने उसकी एंट्री कर दी, किससे लिया लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये सिंगल एंट्री है। नो एंट्री इज मेड फॉर द कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट की आप कहीं एंट्री कर ही नहीं रहे हो, आपको कैश मिला बस आपने वो लिखा, राइट। सो दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसा है देखो, अगर आपको कुछ समय बाद ये देखना है कि कैश तो मिला था 10,000 बट किससे मिला था, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो किससे मिला था, बिकॉज आपने उसकी कोई एंट्री की नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम। ओके, इनकम्प्लीट है बिकॉज ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस और शॉपकीपर्स। जनरली ये कौन यूज करता है, स्मॉल बिजनेसेस इसको यूज करते हैं, या जिनके कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं, बस वही लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस, और इससे इस सिस्टम से हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलता है, क्योंकि हम इसमें क्रेडिट वाली चीजें छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही लिख रहे हैं, कुछ चीजें इसमें छूट जाती हैं। ओके, नॉट वेरी रिलायबल, इसीलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा रिलायबल ही नहीं है। अब जैसे अगर मान लो आप किसी ग्रोसर्स के पास जा रहे हो, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, और उससे आपने सब्जियां ली हैं, वो एंट्री नहीं करेगा कि उसने किसको सेल किए वेजिटेबल, वो बस ये देखेगा कि वेजिटेबल सेल करने से उसको कितना कितना कैश रिसीव्ड हुआ है, राइट। वो बस वो कैश रिसीव्ड की एंट्री करेगा, और उस वेजिटेबल को उसने कहीं होलसेलर से खरीदा होगा तो वो उसको कितना पेमेंट कर रहा है बस उसकी एंट्री करेगा, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि कस्टमर से कितना मिला, मतलब कस्टमर कौन, कस्टमर ने कितना दिया है, जितना मिला बस वो लिख दिया, किसने दिया वो नहीं लिखेगा, राइट। तो ये जो अकाउंटिंग है हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बट फिर भी ये भी चलता है, इसको भी यूज किया जाता है, सिर्फ छोटे छोटे बिजनेसेस या शॉपकीपर इसको यूज करते हैं। एक तो ये क्या है,
यूज करने में बहुत इजी है, और दूसरा इसके लिए कोई साइंटिफिकली मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है या इसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जनरली इसको छोटे छोटे बिजनेसेस यूज करते हैं, राइट। अब अगर हम इनको डिफरेंस के रूप में समझे तो देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में डिफरेंस समझना, जिससे हमें समझ में आए कि हमें कौन सा सिस्टम अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें एंट्रीज, तो किसकी एंट्री करेंगे हम, डुअल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्डेड, ठीक है, बोथ मीन्स बोथ द साइड ऑफ ट्रांजेक्शंस, डेबिट एंड क्रेडिट, किससे मिला और क्या गया बदले में, वो जो दोनों चीजें हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डेड ओनली वन साइड, क्लियर, क्या आया और क्या गया बस इतना ही लिख लिया, उससे समझ में आ जाएगा, राइट। एक्यूरेसी की बात करते हैं अगर हम, तो डबल एंट्री सिस्टम एक्यूरेट है कंपैरेटिवली में सिंगल एंट्री सिस्टम से ज्यादा, क्यों, बिकॉज इसमें हम सब चीजें पूरी तरीके से लिख रहे हैं, है ना, वेरी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, एंड सिंगल एंट्री सिस्टम नॉट एक्यूरेट और नॉट कंप्लीट, मतलब ये इनकम्प्लीट ही रहेगा, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है, राइट। देन यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, डबल एंट्री सिस्टम यूज्ड बाय ऑल द बिजनेसेस, सभी यूज कर सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज सिर्फ छोटे बिजनेसेस करेंगे, ठीक है, बड़े बिजनेसेस के काम का ये है नहीं। डबल एंट्री को छोटे बिजनेस भी यूज कर सकता है, बड़ा बिजनेस भी यूज कर सकता है, लेकिन सिंगल एंट्री को सिर्फ और सिर्फ छोटे बिजनेसेस ही यूज करेंगे या छोटे छोटे शॉपकीपर यूज करेंगे, बाकी ये किसी के काम का नहीं है। हेल्प्स इन मेकिंग, सो ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स इजीली इससे बन जाएंगे डबल एंट्री से, क्यों, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड लिखना होता है हमें, डेबिट और क्रेडिट। अभी हम जब अकाउंटिंग सीखेंगे ना, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे ही हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे, तब हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स को इक्वली लिखते जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे इसके बेसिस पे तो बन जाएगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि उसमें दोनों साइड एड होंगी। बट यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस तो बनेगा ही नहीं, और ये क्या करेगा, फाइनल अकाउंट बनाने में भी डिफिकल्टीज रहेंगी, ठीक है। करेक्ट, फाइनल अकाउंट्स हमारे नहीं बन पाएंगे, बिकॉज हमको प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो दोनों साइड चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट, वो इसमें मिलती नहीं है, ठीक है। एरर डिटेक्शन का तो सीधा सीधा है ही कि भाई इसमें एरर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, उनको करेक्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एरर डिटेक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि एक साइड तो आपने लिखा ही नहीं है, आप सिर्फ सिंगल सिंगल साइड लिख रहे हो, तो आपको एक्यूरेसी भी नहीं मिलेगी, आप उसको चेक भी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इसीलिए साइंटिफिक नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन हाइड हो जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए अभी हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने देखा दो सिस्टम होंगे अकाउंटिंग को लिखने के, डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम, हमें जो अच्छा लगे हम उसको अपना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होगा दिस टेल अस व्हेन द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। अब देखो कौन सा सिस्टम अप्लाई करना है वो तो हमने चूज कर लिया, सपोज हमने डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि भाई अब हम आगे की अकाउंटिंग लिखें किस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास दो बेसिस रहेंगे, एक रहेगा हमारे पास कैश बेसिस और दूसरा हमारे पास रहेगा एक्रूअल बेसिस। ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस है क्या, देखो कैश बेसिस में क्या होगा, ओनली कैश इज रिसीव्ड और पेड देन ओनली वी विल रिकॉर्ड। मतलब कैश बेसिस सिस्टम ये बताता है कि जैसे ही कोई चीज आपको कैश में मिली है आपको लिखना है, ठीक है, या तो आपने कैश में पेमेंट की है तो भी लिखना है, मतलब जैसे ही वो कैश में रिसीव्ड हो रही है या पेड हो रही है आपको लिखना है, ठीक। सिंपल बट नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस, ये वही है, ये एक्चुअली पूरा सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बेसिस पे ही काम करता है। अभी हमने पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कैश बेसिस पे काम करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ कैश की एंट्री और उसकी एग्जिट ही लिख रहे हैं, कहाँ से आया और कहाँ पे गया, बस इतना लिखा हमने, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम हम हर मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए काम का है कैश बेसिस सिस्टम, ठीक। अभी हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जो हमारे डुअल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो है एक्रूअल बेसिस पे,
राइट। एक्रूअल बेसिस पे हम काम करते हैं। अब एक्रूअल बेसिस को समझते हैं। देखो, revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred, whether cash is received or paid or not। ठीक है, देखो रिवेन्यूज और इनकम्स हमने क्या करना है, हमारे इनकम और एक्सपेंसेस जो हुई है, राइट, रिवेन्यूज और इनकम एंड एक्सपेंसेस अगर वो जनरेट हो गए हैं तो ही हमें लिख लेने हैं, भले वो कैश में मिले या पेमेंट हुए हो या नहीं। ठीक, इसको कैसे समझेंगे, देखो कैश बेसिस में क्या होगा, कैश में रिसीव्ड हुआ तो ही आपने लिखना है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको मतलब मैंने कोई चीज आपको सेल की, ठीक, मैंने जैसे ही आपको सेल की है मुझे आपने बदले में कैश दे दिया, राइट, तो मेरे पास कैश आएगा ना, तभी मैं उसकी एंट्री करूंगी। अगर आपने सोचा कि आप कल पेमेंट करोगे, आज आप मटेरियल तो ले गए बट आपने पेमेंट कल करने वाले हो, तो वो मेरा जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ उसकी मैं एंट्री आज करूंगी ही नहीं, मैं कल का वेट करूंगी। कल जैसे ही आप मुझे पेमेंट करोगे फिर मैं अपने रिकॉर्ड में लिखूंगी। तो ये चीज तो है कैश बेसिस में, ठीक है, जैसे ही कैश का लेन देन होगा तभी हम उसको लिखेंगे। बट एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि जैसे ही आपने सेलिंग कर दी, आपकी इनकम तो जनरेट हो गई, आप उसको एंट्री करो, भले आपको वो कैश बाद में मिलेगा, अभी आपको एंट्री कर ही देनी है क्योंकि ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक, तो एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि इनकम और एक्सपेंसेस जैसे ही वो जनरेट हुए ना आपको लिख देने हैं, ठीक है, कैश मिलने का या पेमेंट करने का वेट नहीं करना है। ये वाली जो मेथड है हमारी एक्रूअल बेसिस, मोर एक्यूरेट एंड वाइडली यूज, ये ज्यादा यूज की जाती है, मतलब बहुत ज्यादा यही यूज करी जाती है, और ये एक्यूरेट भी है। क्यों, बिकॉज अगर मान लो हम वेट करेंगे कि भाई कैश में मिलेगा तभी लिखेंगे, तब तक तो हम भूल भी सकते हैं ना। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुई या एक्सपेंसेस हो गया, हमें लिख देना है, जिससे भूलने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहे और हमारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाए प्रॉपरली, राइट। सो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस यही है। कैश बेसिस जनरली छोटे छोटे बिजनेसेस अप्लाई करते हैं और एक्रूअल बेसिस को हर कोई यूज कर सकता है बिकॉज ये साइंटिफिक सिस्टम है और ये एक तरीके का डबल एंट्री सिस्टम में अपनाया जाने वाला ही कॉन्सेप्ट है, राइट। डबल एंट्री इसी पर वर्क करती है। एक बार डिफरेंस में और समझते हैं। कैश बेसिस मतलब टाइमिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, मतलब कब लिखना है, टाइमिंग क्या रहेगी लिखने की, जैसे कैश मिला या कैश पेमेंट हुआ आप लिखोगे कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। बट एक्रूअल बेसिस में क्या होगा, व्हेन ट्रांजेक्शंस हैपन, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, सेलिंग हुई, परचेसिंग हुई, चाहे वो क्रेडिट में हो रही है तो भी आपको लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शंस की हैपनिंग देखनी है, उसकी रिसीविंग नहीं देखनी, राइट। एक्यूरेसी की बात करें तो ये लेस एक्यूरेट है बिकॉज इसमें आपने कुछ चीजें छूट जाएंगी ना, अगर आप बाद में लिखने जा रहे हो तो हो सकता है आप लिखना ही भूल जाओ ट्रांजेक्शन को, राइट। तो ये लेस एक्यूरेट है बट ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ आपने सबसे पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। साथ ही हम बात करें सुटेबिलिटी की, तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए सुटेबल हैं क्योंकि वहां पे जनरली कैश ट्रांजेक्शन नहीं होते, बट बड़े बिजनेसेस के लिए ये सुटेबल नहीं है कैश बेसिस, ओके। वहां पे आपको सुटेबल रहेगा एक्रूअल बेसिस, ये बिग कंपनीज, लार्ज बिजनेसेस, सब में ये यूजफुल है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ है आपने उसको रिकॉर्ड कर देना है, ठीक। अब नाउ मीनिंग, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो इसकी मीनिंग देखें सबसे पहले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। देखिए अभी हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अभी हमको यहाँ देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन रूल्स, राइट, एक तरह के रिटन रूल्स हैं दैट गाइड हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमें गाइड करते हैं कि हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार करने हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करना है। दे आर इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब ICAI। ICAI का मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि क्या करते हैं, इन रूल्स को रिटर्न में हमें देते हैं जिनके बेसिस पे हमें क्या करना है, अपनी अकाउंटिंग तैयार करनी है। कौन सा सिस्टम रहेगा, उस सिस्टम्स के क्या रूल रहेंगे, वो सारे यहाँ पे डिजाइन किए रहते हैं। ये गाइडलाइन है जो कि हमें फॉलो करनी होती है। अब इसका पर्पस क्या है, तो
टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिलिटी रहेगी। देखिए हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, है ना, उन कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट को एक तरीके से गाइडलाइन के रूप में रिटर्न में लिखा जाता है। उस रिटर्न रिकॉर्ड को ही बोला जाता है प्रिंसिपल्स। उन प्रिंसिपल को यहाँ पे डिजाइन किसने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने उनको डिजाइन किया है, रिटर्न में लिख कर दिया है। अब ये रिटर्न रूल्स हमें ये बताते हैं कि हमारी अकाउंटिंग की गाइडलाइन क्या रहेगी, हमें कैसे इसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब जब हम इनको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक तरह की यूनिफॉर्मिलिटी रहेगी, बिकॉज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे बनेंगे। ठीक है, देन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, हम यहाँ पे क्या चीज इंश्योर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज सबके सेम रहेंगे तो सबके लिए ट्रांसपेरेंट रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, हर कोई इनको समझ सकेगा। कंसिस्टेंसी रहेगी, कंसिस्टेंसी इसलिए बिकॉज हम एक ही मेथड को हर साल अप्लाई करते रहेंगे, बिकॉज हमने जो रूल्स है प्रिंसिपल्स है उनको सिमिलर फॉलो करना है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी रहेगी और कंपैरेबिलिटी भी रहेगी। ये तीन चीजें होना ही जरूरी है अकाउंटिंग में, जिससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट रहेंगी। उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए हमें ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंसी को, कंसिस्टेंसी को और कंपैरेबिलिटी को। ठीक, नाउ एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, अगर हम देखें कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, भाई रूल्स बन गए हैं तो वो रूल है क्या, तो उनको कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ऐसे तो ये बहुत सारे रूल्स हैं, बट अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो काम के रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल AS1, AS1 का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये बताता है भाई अगर आपने ये रूल अप्लाई किया ना तो ये बताएगा कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोजर वाली क्या है ना, आपको क्या डिस्क्लोज करना रहेगा, किस तरीके से आप डिस्क्लोज कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी अकाउंटिंग में, तो आप S1 को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फिर है S2, जिसमें आपको ये बताया जाएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक, आपके पास जो इन्वेंटरीज है मतलब स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन आप किस बेसिस पे कर रहे हो, आप कॉस्ट पे कर रहे हो या मार्केट प्राइस पे कर रहे हो। मैंने बताया था कि इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होता है उस पर। तो हम यहाँ पे इसको अगर फॉलो कर रहे हैं मतलब हमने कौन सा वो लिया है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, कॉस्ट प्राइस कम है या मार्केट प्राइस कम है, दोनों में से जो कम है हम उस पर लिखेंगे। ठीक है, S6 का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको, है ना, मतलब एक्चुअली ये S6 और S10 अब मिलके बन गया है, एक ही हो गया है ये, इट इज मर्ज इन S10। तो ये S10 किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी जो हमारी फिक्स्ड असेट होती है ना उसकी वैल्यू यूज करने के हिसाब से या धीरे धीरे टाइम बीतने के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, वैल्यू कम होती जाती है, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ये जो कमी होती है असेट की वैल्यू में इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये गाइडलाइन हमें देता है S10। ओके, S10 हमें बताता है कि प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट जो है हम यूज कर रहे हैं बिजनेसेस में उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, कौन सी मेथड यूज करेंगे, कौन सा परसेंटेज लगाएंगे, वो सारी चीजें ये S10 के थ्रू हमको फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो S10 किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन। ओके, कई बार एग्जाम्स में MCQs में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि S10 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है। ओके, नाउ S9 की बात करें तो ये है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड, मतलब इनकम हो गई ना, जैसे इनकम हुई जनरेट हो गई आपने उसकी एंट्री कर दी, सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है S9 में। ओके, ये आपके रूल्स ही आपने लिख देने हैं, आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपने बस रूल्स लिखे, S10 यहाँ पे फॉलो किया, S9 यहाँ पे फॉलो किया, तो समझ में आ जाता है कि आप अकाउंटिंग किस बेसिस पे बना रहे हो। राइट, इंडिया इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स इंडिया IND-S। ओके, मतलब इंडिया S यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, IND इंडिया, S का मतलब क्या हुआ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब हमारे खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि हम उसी पे काम कर रहे हैं। राइट, विच आर सिमिलर टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि सिमिलर है किससे, ये सिमिलर है IFRS से।
ठीक है। बट ये किसके लिए है, ये फॉरेन के लिए है, फॉरेन अकाउंटिंग सिस्टम इसको फॉलो करता है, ठीक। और हम अपने इंडिया के लिए भी अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे खुद के बनाए हुए हैं बट वो इनसे सिमिलर हैं, ठीक है। IFRS रिलेटेड है फॉरेन मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है और ये इसको बोला जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, राइट, जो कि हर कोई मतलब ग्लोबली लेवल पे इसको यूज किया जाता है। और इंडिया में हम यूज करते हैं हमारे खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, सो ये दोनों तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, आप चाहे तो जो भी फॉलो कर सकते हो, आपकी कंपनी के बेसिस पे आपको देखना है कि किसको आपको फॉलो करना है। नाउ व्हाई इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट। देखिए, हमने जो ये अभी देखा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा 3rd चैप्टर है, उसमें हमने ये देखा कि भाई कॉन्सेप्ट होंगे, कन्वेंशंस होंगे, उन कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट के बेस पे हम प्रिंसिपल्स बनाएंगे, उन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वो स्टैंडर्ड हमारे अकाउंटिंग को लिखने में हमें गाइडलाइन के रूप में यूज करने हैं, ठीक। तो अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन अकाउंटिंग। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज हमारे अकाउंट में क्या रहेगा, एक तरह का डिसिप्लिन रहेगा, सबके अकाउंट सिमिलर बनेंगे, ठीक। दूसरा, मेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड कंपेरेबल। यहाँ पे जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, रिलायबल और कंपेरेबल रहेगी, बिकॉज सभी ने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है। और जब हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं वो तरीके से होता है और पूरी तरीके से एक साइंटिफिक मैनर में होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी भी रहेगी एंड अश्योर्स यूजर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यूजर जो है हमारे वो अश्योर्स हो जाएंगे, मतलब उनको एक श्योरिटी मिलेगी कि भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं उनके बेसिस पे जो रिजल्ट है वो एक तरीके का रिलायबल रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर हो या क्रेडिटर्स हो या ओनर हो, सबको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कैसी है, ट्रू है एंड फेयर है, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर कि भाई हमें अकाउंटिंग जो करनी है वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही करनी है। कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस, दोनों का अपना अलग लॉजिक है, लेकिन आंसर वही करेक्ट होगा जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्यूके एजुकेशन ऐप के साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।